तेंताई ने सभी को बताया था कि वे लोग इतने सालों के रूल को नहीं तोड़ सकते और इसीलिए उनको आने वाले एटर्नल एंड ट्रायल में कम से कम अपने 100 स्टूडेंट को भेजना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि इनको पता था कि एटर्नल एंड का ट्रायल इस बार इनके स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और अगर वे लोग वहाँ पर चले गए तो वहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाएंगे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर सभी स्टूडेंट भी काफी परेशान हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि कोई भी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से जिंदा बचकर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी चीफ और एल्डर भी इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि इतना सब होने के बाद भी मास्टर तेंताई अपने स्टूडेंट को वहाँ पर भेजना चाहते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने स्टूडेंट को वहाँ पर मरने के लिए भेजना चाहते हैं। लेकिन असल में वे लोग भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे और वहीं हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई भी इस बात से काफी उदास हो गए होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नानगोंग रुक्सिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो मास्टर तेंताई से कहती है कि मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर बाकी स्टूडेंट पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करना चाहती है। तभी रुक्सिया मास्टर तेंताई से कहती है कि मास्टर आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट के साथ में हमारा फाइट हुआ तो मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। तब इसके ऐसे बात को सुनकर मास्टर तेंताई भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और इसके बाद वो उससे कहते हैं अगर ऐसा है तो यह बहुत ही अच्छा है और इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि रुक्सिया के वजह से बाकी स्टूडेंट भी काफी इम्प्रेस हो गए होते हैं, इसीलिए इन लोगों ने भी इसके साथ में वहाँ पर जाने का डिसाइड कर लिया था और फिर वे मास्टर तेंताई से कहते हैं कि हम भी एटर्नल एंड के ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से मास्टर तेंताई भी काफी खुश हो गए होते हैं और फिर वो इनसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम पील डिवीजन से 20 स्टूडेंट को जबकि बाकी हर एक डिवीजन से 10-10 स्टूडेंट को भेजेंगे। इसके बाद वे सभी डिवीजन के चीफ को ऑर्डर देते हैं कि वे अपने तरफ से 10-10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह से वे लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग भी अब इसके लिए रेडी हो गए होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डेनियल भी इनसे कोई बात करना चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले इनके सामने आकर इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और फिर वो इनसे कहता है कि मैं लिंक्स एंड मेडिसिनल गार्डन के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि इस तरीके से मैं अपने सीनियर ब्रदर टैन्यू को श्रद्धांजलि दे सकूं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी इसके लिए एक चांस दें और इटर्नल लैंड के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे भी एक प्लेस दें। तब इसके ऐसे बात को सुनकर एल्डर सेन और एल्डर यान इस बात से हैरान हो गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वे इसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए वो डेनियल से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन असल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम वहाँ पर जाने के लिए काबिल हो, क्योंकि अगर वहाँ पर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस या फिर इटर्नल इमोर्टल सेक्टर के स्टूडेंट से तुम्हारा सामना हुआ तब उसके बाद उनके सामने कुछ नहीं कर पाओगे और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि बाकी स्टूडेंट भी इसके वजह से मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेनियल को किसी और चीज के बारे में चिंता नहीं होती, इसीलिए वो एल्डर सेन से कहता है कि मुझे अपने जान के बारे में कोई चिंता नहीं है, बल्कि मैं तो केवल सीनियर ब्रदर टैन्यू को इंसेंस ऑफर करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ पर जाने दीजिए। तब इसकी बात सुनकर एल्डर सेन और एल्डर यानिस के बारे में फिर से सोचते हैं और आखिरकार एल्डर यानिस की बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेनियल भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर इसके लिए वो इनको थैंक यू भी कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी इटर्नल लैंड के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए इटर्नल इमोर्टल सेक्ट में आ गए होते हैं, लेकिन असल में इस वक्त वे सभी काफी उदास थे और इनको अपने मारे गए सभी साथियों के बारे में याद आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनियल भी टैन्यू के ना होने की वजह से काफी उदास होता है और अब इस तरह से वो उस टाइम के बारे में याद करने लगा था जब वो टैन्यू के साथ में कंपटीशन के लिए यहाँ पर आया था और वे दोनों एक साथ में आकर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन असल में डेनियल भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो टैन्यू को याद करके काफी उदास हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो ब्रदर टैन्यू मेरे साथ में था, लेकिन अब आज तो वह हमारे साथ में नहीं है और इसके अलावा यहाँ का इटर्नल एक्सकैलिबर भी एक स्टोन टैबलेट से रिप्लेस कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू अभी भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर इतने टाइम से प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार वो ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था और अब इस तरह से उसकी पावर पहले से भी काफी बढ़ गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि फाइनली मैंने अपने इस कलर सोल को भी रिफाइन कर लिया और अब इसके वजह से मैंने अपने होमे बॉडी को लेवल 3 में सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले वो अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बारे में टेस्ट करता है और फिर वो जैसे ही अपने पावर को यहाँ पर रिलीज करता है हम देखते हैं कि पहले से उसका रेंज काफी बढ़ गया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अब मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तो 2 माइल को कवर कर सकती है और इसके अलावा अब मेरी सोल स्ट्रेंथ भी सोल रिफाइनिंग के लेवल 9 के बराबर हो गई है। लेकिन
अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे महंगाई और बाकी साथियों के बारे में चिंता होने लगती है। इसीलिए वो सोचने लगता है कि शायद वे इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहे होंगे और इसीलिए मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वो कहने लगता है कि नए वाले इटर्नल लाइन के ट्रायल को शुरू हुए 1 साल हो गए हैं, इसीलिए अब इसमें केवल 6 महीने बचे हुए हैं, जिसका मतलब था कि स्पेस टाइम टनल फिर से ओपन होने वाला है और अब इस तरह से उसने यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के बैन को फिर से एक्टिवेट कर देता है ताकि इसके वजह से यहाँ पर दूसरा कोई ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पर आकर उसके मरे हुए सबऑर्डिनेट को डिस्टर्ब करे। इसके बाद हम देखते हैं कि इमोर्टल के डेड बॉडी के आंख से कोई पावर बाहर निकलती है, जिसके वजह से यहाँ का बैन फिर से पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था और अब इस तरह से यह जगह बिल्कुल पहले के जैसी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो मंकी डीमन के कंधे पर आ जाता है और फिर उससे कहता है कि अब हमारे पास में केवल 6 महीने का टाइम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केवल इतने समय में मुझे इसे भी से बाहर निकाल कर ले चलो ताकि उसके बाद हम भी यहाँ से बाहर निकल सकें। तब इसके बारे में सुनकर मंकी डीमन उसे कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए और इसके बाद वो इसे अपने ऊपर लेकर फ्लाई करते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट इटर्नल लाइन के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे, अब वे भी वहाँ से बाहर निकलने के लिए पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। जिसके बाद इसमें से एक लड़का कहने लगता है कि मुझे तो टाइम एंड स्पेस माउंटेन पर कोई भी एनिमी दिखाई नहीं दे रहा और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वे टाइम एंड टनल स्पेस से हमसे पहले ही बाहर निकल गए। तब इसकी बात सुनकर दूसरा लड़का कहता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैसे भी तो अब स्पेस टाइम टनल के क्लोज होने का टाइम आ गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुक्सिया भी इनके बात को ध्यान से सुन रही होती है, जिसके बाद वो इनसे कहती है कि हमें इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा शक है कि हमारे एनिमी अभी भी वहाँ पर होंगे। इसीलिए रुक्सिया डिसाइड करती है कि वे इसके बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और फिर जैसे ही टाइम एंड स्पेस टनल के क्लोज होने में केवल 20 ब्रेथ का टाइम बचा होगा, तब उसके बाद मैं अपने स्पीड बोट के स्पीड को बढ़ा दूंगी और फिर इस तरह से हम टाइम एंड स्पेस टनल से होते हुए बाहर चले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए होते हैं और कहते हैं कि यही तरीका हमारे लिए सबसे सेफ रहेगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे यहाँ से टाइम एंड स्पेस टनल वाले माउंटेन की तरफ जाने लगे थे, लेकिन असल में डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेक्टर के स्टूडेंट इनका वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, जो कि इनको देखते ही इनके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुक्सिया ने भी अब इनको देख लिया था, इसीलिए वो अपने सभी साथियों से कहती है कि तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने स्पीड बोट की स्पीड को बढ़ा देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनको इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसीलिए वे सभी इनके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आसानी से यहाँ से बाहर जा पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी अपने पावर को एक साथ में यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यह देखते ही रोक्सिया भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और फिर वो अपने सभी साथियों को स्पीड बोट से बाहर निकाल लेती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से इसमें रुओक्सिया का एक साथी मारा जाता है। तब यह देख रुओक्सिया सभी से कहती है कि तुम जल्दी से टाइम एंड स्पेस टनल में एंटर कर जाओ और अब इसके बारे में सुनकर वे सभी टाइम एंड स्पेस टनल के तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके एनिमी ने इनको सामने से आकर घेर लिया था, जिसके बाद वे इनसे कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ से भागने के बारे में सोच भी कैसे लिया, क्योंकि आज अगर तुम्हारे पास में विंग भी होता तो उसके बाद भी तुम यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोक्सी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है।